we have seen the RC circuit, LR circuit, and individual element connected with the AC source. Now today I would like to extend our analysis for RLC circuit. RLC circuit with AC source. With AC source. So ये तो उम्मीद किया जा सकता है कि इस सर्किट में क्या होगा, एक रेजिस्टेंस, एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, ये कनेक्टेड होंगे और इसको हम कनेक्ट कर देंगे एक एक्सटर्नल एसी सोर्स से। ये कनेक्ट कर दिया और ये एसी सोर्स की वैल्यू आप मान लो कुछ ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है, या फिर इस वोल्टेज की वैल्यू ना अज्यूम करके, बहुत आसान है ये, बहुत ही आसान है। जो अभी तक किया अगर वो समझ में आ रहा है तो बहुत आसान है। मान लो इस सर्किट में जो भी सोर्स है, सोर्स की वजह से करंट फ्लो किया, दैट इज आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये जो करंट फ्लो करेगा वो रेजिस्टेंस के थ्रू भी उतना ही होगा जितना इंडक्टर के थ्रू और जितना कैपेसिटर के थ्रू, ठीक है। मतलब कि सीरीज एलिमेंट्स के थ्रू करंट हमेशा सेम होता है। तो आपको यहां से अगर मैं बोलूं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर लिखिए, तो आप क्या लिखोगे, आई नॉट टाइम्स आर साइन ओमेगा टी, एंड देन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर। इंडक्टर में क्या होता है कि करंट लैग करता है। करंट लैग करने का मतलब क्या लिखोगे कि वोल्टेज लीड कर रहा है, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ओके, फिर आप बात करते हो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर। इसमें कैपेसिटर में क्या होता है कि करंट लीड कर रहा होता है। करंट लीड कर रहा है तो वोल्टेज क्या होगा, लैग करेगा, कितने से, तो 90 डिग्री से, ठीक है। तो ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर का ये सिचुएशन रहेगा। अगर आपके पास वोल्टेज ड्रॉप इस तरीके से यहाँ पे आपने लिखा है, ओके, तो फेजर डायग्राम देखो, आप इसके फेजर डायग्राम देखो। इफ आई ड्रॉ द फेजर डायग्राम, देन व्हाट विल हैपन, यहाँ कि सीरीज सर्किट है तो आप करंट को क्या करोगे, रेफरेंस बना लोगे, ये ओ पॉइंट, और वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर क्या लिखोगे, वी आर। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, लीड कर रहा है, इक्वेशन देख लेना, वी एल। एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर विल बी लैगिंग, दैट इज वी सी। ये दोनों लीड और लैग कितने से हो रहे हैं, 90 डिग्री से। तो इस फेजर डायग्राम में दो केसेस पॉसिबल है। क्या क्या केस पॉसिबल है वो देख के, अगर मैं फर्स्ट बोलूं कि जो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है वो ग्रेटर है विद रिस्पेक्ट टू द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर, तो यहां से आप क्या ड्रॉ करोगे, ये वी आर होगा और ऊपर क्या हो जाएगा, वी एल बड़ा है तो यहाँ पे वी एल माइनस वी सी, और फिर इसका रिजल्टेंट होगा क्या, वी, रिजल्टेंट वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज वी। दूसरा केस ये पॉसिबल है कि जो
कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो इंडक्टर से ज्यादा है, फिर आप क्या इसमें शो करोगे, अब VC माइनस VL डाउनवर्ड होगा और इसके रिजल्टेंट आप यहाँ पे ड्रॉ करोगे, रिजल्टेंट विल बी लाइक दिस V। ये रिजल्टेंट है क्या, तो ये रिजल्टेंट होता है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अप्लाइड वोल्टेज। तो दोनों केसेस में आपको, एक में V क्या मिल रहा है आपको, पहले केस में अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, है ना। आज हम क्वेश्चंस भी करेंगे, थोड़ा सा मैं आपको अच्छे वाले क्वेश्चन करा दूंगा तो कॉन्फिडेंस आ जाए। बाकी इसमें चैप्टर में एक सिमिलैरिटी है, आपको बस समझ में आ गया फेजर तो आप सब कुछ कर जाओगे। ये दोनों केस में यही आएगा। तो आप चाहे आप VL माइनस VC का स्क्वायर लिखो या VC माइनस VL का, उसी के कॉलम के नीचे बनाते चलना इसको, है ना। तो यहां से आप क्या कह सकते हो, दैट इज द इफेक्टिव वोल्टेज V will be written as VR square प्लस VL माइनस VC या VC माइनस VL का स्क्वायर। ये वोल्टेज V आ गया। आप यहाँ पे देखो वोल्टेज V होगा क्या, ये जो सोर्स है इसका कुछ वोल्टेज होगा और इसकी कुछ फ्रीक्वेंसी आपको बताई जाएगी, ठीक है। और ये वोल्टेज जब इस तरीके से, जैसे कि अपने घरों में क्या है 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज, है ना। तो 220 वोल्ट क्या है, आरएमएस वैल्यू है। जब आपको इस तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाए, इसका मतलब वोल्टेज क्या है, आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज गिवन है। तो इस तरीके से ये तो आ गया फेजर डायग्राम ऑफ व्हाट। ये फेजर डायग्राम पहला आप देखो किसके लिए मैंने बनाया, वोल्टेज के लिए। फर्स्ट फेजर डायग्राम मैंने ड्रॉ किया किसके लिए, वोल्टेज के लिए। सेकंड फेजर डायग्राम मैं ड्रॉ करता हूँ रेजिस्टेंस, इम्पीडेंस के लिए। आई विल ड्रॉ द फेजर फॉर इम्पीडेंस। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा इम्पीडेंस के लिए, रेजिस्टेंस आर, है ना। ये कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखिए तो वी आर क्या होता है, करंट इनटू आर, इन फेज हो जाएगा करंट के, और वी एल हो जाएगा आई इंटू एक्स एल, वी सी हो जाएगा आई इंटू एक्स सी। तो दोनों सारे के करंट वाले टर्म को आप अगर यहाँ से एलिमिनेट करो, समझाने के लिए लिखा, उसका जरूरत नहीं। और एक्स एल किधर को आएगा याद करो आप, एक्स एल विल बी कमिंग अपवर्ड और एक्स सी डाउनवर्ड। फिर इसके दो केस पॉसिबल हैं। फर्स्ट केस में अगर ऐसा हो एक्स एल ग्रेटर देन एक्स सी हो, इस केस में क्या होगा, फेजर डायग्राम कैसा बनाओगे, तो आर तो अपनी जगह, और ये रिएक्टेंस किधर को हो जाएगा, ऊपर की तरफ कितना, एक्स एल माइनस एक्स सी। और इसके जो रिजल्टेंट बनेंगे, रिजल्टेंट को हम बोलते क्या, जेड। जेड इज व्हाट, द इम्पीडेंस। आपको याद होगा मैंने इम्पीडेंस के बारे में आपको बताया हुआ है। इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। दूसरा क्या है, एक्स एल लेस देन एक्स सी। अगर ऐसा तो फेजर कैसा बनाओगे, दिस इज द रेजिस्टेंस, और रिएक्टेंस अब हो जाएगा आपके पास एक्स सी माइनस एक्स एल, और इसका रिजल्टेंट आ जाएगा जेड। जेड विल बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी माइनस एक्स एल का, ठीक है। तो यहाँ से आप ये देख सकते हो कि आरएलसी सर्किट के लिए, आरएलसी सर्किट के लिए जब आप इम्पीडेंस को डिफाइन करना चाहते हो तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। और इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज को क्या लिखोगे,
वी आर स्क्वायर प्लस वी एल माइनस वी सी का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से अगर आपको मान लो करंट पूछा जाए, करंट क्या लिखोगे? करंट आप लिखेंगे व्हाट, आई नॉट लिखिए, करंट आई विल बी वी बाय जेड। ठीक, या फिर आप ऐसा करो, वी अपने पास है, ये तो इफेक्टिव वैल्यू होता है, यहाँ पे मैं मिक्स नहीं करता हूँ। देखो ये ऐसी चीजें हैं ना, जब तक क्वेश्चन नहीं देखोगे तो क्लैरिटी इतनी ज्यादा नहीं है आसान। मैं अभी क्वेश्चन पे आता हूँ, थोड़ा सा और एक तो बेसिक सा चीज मैं यहाँ पे डिस्कस कर लूँ। तो जो अपने पास पावर मैंने जब डिफाइन किया था, जब पावर मैंने डिफाइन किया तो क्या लिखा था मैंने, याद करो, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस अल्फा। ये अल्फा, कॉस अल्फा को क्या कहा गया था हम यहाँ पे, पावर फैक्टर, इसको कहते हैं हम क्या, पावर फैक्टर। तो अगर मैं आरएलसी सर्किट की बात करूं, जो और केस कंसिडर कर लेता हूं, मान लो कि एक्सएल बड़ा है आर, और ये आ गया एक्सएल माइनस एक्ससी, तो इसका रिजल्टेंट आ गया जेड। तो आप यहाँ से देख लो, अल्फा अगर ये है तो कॉस अल्फा को क्या लिखोगे, आर अपॉन जेड, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर, है ना, पावर फैक्टर जेड आप यहाँ से लिख लोगे। तो when we calculate power we will have to multiply the RMS value of voltage into RMS value of current into the cos alpha। इसमें क्या होता है, अब एक स्पेशल फेनोमेना है जिसको कि कहा जाता है रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन रेजोनेंस। रेजोनेंस में सबसे पहले क्या क्या होने की आवश्यकता है, फॉर रेजोनेंस, फॉर रेजोनेंस द circuit, the circuit must include, the circuit must include two energy storing element। ओके, रेजोनेंस के लिए क्या है, इस सर्किट मस्ट इंक्लूड टू एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट। जैसे कि मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल अपने पास क्या क्या है एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट, इंडक्टर है, इसको क्या बोलते हैं आप, एल को इंडक्टर। ओके, इंडक्टर क्या करता है, स्टोर्स एनर्जी, स्टोर्स एनर्जी in the form of, stores energy in the form of magnetic field। और इंडक्टर का एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि ये कोई भी पावर कभी भी कंज्यूम नहीं करता है, ये पावर कंज्यूम नहीं कर सकता है, इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, इट डज नॉट कंज्यूम एनी पावर, दिस इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टर। सिमिलरली अगर आप कैपेसिटर की बात करो, सी से डिनोट करते हैं, और इसे कहा जाता है क्या, कैपेसिटर। और एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर किया जाता है यहाँ पे। ये भी नो कंजम्पशन ऑफ एनी एनर्जी, नो कंजम्पशन। ये क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करके रखेगा, और जब आपको जरूरत है इट विल प्रोवाइड यू। तो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है यहाँ पे रेजोनेंस होने के लिए कि दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होने चाहिए सर्किट के अंदर। तो यहाँ पे जब हम आरएलसी सर्किट की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट है, एक तो अपने पास इंडक्टर है और दूसरा कैपेसिटर। जब भी सर्किट में दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट होगा
you can expect what the resonance in the circuit। अब देखते हैं रेजोनेंस होता क्या है। समझने के लिए देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखें। ये रेजिस्टेंस है आपके पास, ये इंडक्टर और ये कैपेसिटर। इसको हमने कनेक्ट कर रखा है किसी सोर्स से कनेक्ट कर दिया। दिस इज R L C, any voltage is connected here, the current I will be there। now what happens, जब आप इसको कनेक्ट करोगे तो इंडक्टर क्या करेगा कि एनर्जी स्टोर करना स्टार्ट कर देगा मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। इंडक्टर विल स्टार्ट स्टोरिंग इट्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड कैपेसिटर विल आल्सो स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या होता है कि कभी कैपेसिटर प्रोवाइड करेगा एनर्जी इंडक्टर को, कभी एनर्जी प्रोवाइड करेगा इंडक्टर कैपेसिटर को। मतलब देयर इज एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिटवीन इंडक्टर एंड कैपेसिटर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो रहा होता है। तो एक ऐसा कंडीशन आ जाता है जबकि ये एनर्जी एक्सचेंज का रेट, रेट जब एनर्जी एक्सचेंज का है वो मैक्सिमम हो जाता है। द रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम एंड द रेट बिकम्स मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम हो जाए तो उस कंडीशन को कहा जाता है रेजोनेंस। then the situation is called then the situation then the situation will be called the resonance। इसको क्या कहा जाएगा, ये एकदम काफी टेक्निकल पॉइंट हो गया जो कि आप लोग अपने बुक में तो ये नहीं पढ़ोगे, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि रेजोनेंस का मतलब क्या होगा कि जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी चल रहा है इंडक्टर और कैपेसिटर के बीच में, इसका रेट मैक्सिमम हो गया तो इसे कहेंगे हम क्या, रेजोनेंस हो जाना। और ये सारे पॉइंट्स हैं, आप देखते चलो। ये पहला पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है जो कि हमारे काम का होगा, मैथमेटिकली हम इसको यूज करेंगे थर्ड पॉइंट को। आई विल से कि एट रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेंस ये तो समझ गए आप, लेकिन एट रेजोनेंस क्या होता है। एट रेजोनेंस applied voltage and applied voltage and current becomes in phase। तो क्या हो जाएगा, इन फेज हो जाएंगे। अप्लाइड वोल्टेज V और करंट I इन फेज हो जाने का मतलब क्या हो गया कि जो रिएक्टेंस है ना, इसी पॉइंट को कंटिन्यू करता हूं। कब ये इन फेज होगा, दैट इज द रिएक्टेंस, द नेट रिएक्टेंस, जो कि क्या लिख दिया, XL माइनस XC। नेट रिएक्टेंस आप क्या लिखोगे, या तो XL माइनस XC होगा या फिर XL प्लस, उल्टा भी हो सकता है। चलो अभी XL माइनस XC मान लेते हैं, दूसरा भी पॉसिबल है XC माइनस XL। द नेट रिएक्टेंस becomes zero, the net reactance becomes zero, है ना। तो ये कंडीशन क्या आ गया, रेजोनेंस का। रेजोनेंस में क्या हो रहा है कि कोई भी फेज इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है अप्लाइड वोल्टेज और करंट के बीच में। इसका मतलब कि रिएक्टेंस का कोई भी रोल यहाँ पे नहीं है। तो जेड इम्पीडेंस क्या लिखोगे फिर आप, इम्पीडेंस जेड will become R, that is purely resistive at resonance। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, purely resistive। तो क्या होता है यहाँ पे, मैंने 1 मिनट में
I'm getting disturbed by few things. Okay. The circuit becomes purely resistive. At resonance, what happens? The circuit becomes purely resistive. ये पॉइंट आपको याद रखना है। रेजोनेंस पे क्या हो रहा है कि वोल्टेज और करंट इन फेज हो रहे हैं। मैं एकदम बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इन फेज हो रहे हैं और सर्किट क्या हो जा रहा है? प्योरली रेजिस्टिव हो रहा है, क्योंकि इसका रिएक्टिव पार्ट एक्सएल माइनस एक्ससी। Since why this is purely resistive? Since XL minus XC has becomes equals to 0. तो ये रेजोनेंस का कंडीशन है। इसको आप ये भी कह सकते हो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर, है ना, मैक्सिमम एनर्जी फ्लो। इसको आप ये लिख सकते हो कंडीशन फॉर मैक्सिमम एनर्जी फ्लो। मैक्सिमम एनर्जी फ्लो का कंडीशन है ये एक्सएल माइनस एक्ससी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी, ये आ गया कंडीशन आपके पास। इसको आगे बढ़ाता हूँ, एकदम कंटिन्यू रखना पेज जब आप नोट करोगे तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्ससी हो गया। एक्सएल को क्या लिखोगे? ओमेगा। आपको याद हो कि ओमेगा इंटू एल लिखा जाता है इसको, और एक्ससी को 1 बाय ओमेगा टाइम्स सी। तो यहां से आपके पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कितनी? एंगुलर फ्रीक्वेंसी यू विल गेट हियर ओमेगा इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट एल सी। ओके, सो द फ्रीक्वेंसी, linear frequency f equals to 1 by 2 pi under root L C। इसे कहा जाता है क्या? द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको कहा जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। दिस इज कॉल्ड व्हाट? द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहा जाएगा? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। और इसको डिनोट भी करते हैं, तो एफ नॉट से डिनोट किया जाता है। इसके लिए मैं यहाँ पे ओमेगा नॉट मान लेता हूँ कि रेजोनेंस जब होता है तो फ्रीक्वेंसी को ओमेगा नॉट या एफ नॉट कहा जाता है। ये कब पॉसिबल है, ये कंडीशन कब पॉसिबल है कि आप ये वाला कंडीशन अचीव कर लो? तो इसको थोड़ा सा समझो, है ना। काम अपना यहाँ तक का भी क्लियर है। आई हैव एन RLC सर्किट, मेरे पास एक RLC सर्किट है। इसको मैंने एक सोर्स से कनेक्ट कर दिया है, सोर्स से कनेक्ट कर दिया, ये लो RLC। ओके, और वोल्टेज है कुछ यहाँ पे सोर्स का, और फ्रीक्वेंसी होगी कुछ, इसकी वजह से यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो भी वोल्टेज है वो इन फेज आ चुका है। VR, अप्लाइड वोल्टेज एंड करंट इन फेज हो जाने का मतलब क्या है कि आपका जो भी VL है और जो VC है ये एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। तो VL एंड VC इज कैंसिलिंग ईच अदर। तो नेट वोल्टेज जो है आपके पास क्या आ जाएगा? इक्वल्स टू VR। और देख लो कि करंट और वोल्टेज यहाँ पे इन फेज हो जाएंगे जब रिएक्टेंस का कोई भी रोल नहीं। ये सिचुएशन अचीव कैसे कर सकते हैं? तो आप देखो, आपके पास रिएक्टेंस है इंडक्टर का, जिसको कि आप ओमेगा एल लिखते हो। ओमेगा को वैल्यू पुट कर दो तो 2 पाई एफ टाइम्स एल, और एक्ससी क्या लिखते हो आप? 1 अपॉन ओमेगा सी, और ओमेगा को क्या लिखोगे आप? 1 अपॉन 2 पाई एफ टाइम्स सी। तो यहाँ देखना, आप इस सर्किट में क्या कर सकते हो आप कि फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हो। आप अपने सोर्स की फ्रीक्वेंसी को, एफ क्या है? दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स। सोर्स जो भी आपने वोल्टेज अप्लाई कर रखा है
इसकी फ्रीक्वेंसी को जब आप वेरी करोगे, जैसे जैसे वेरी करोगे तो XL और XC की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। आपको सडनली एक ऐसा फ्रीक्वेंसी मिलेगा जिसको कि आप वेरी करते 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 आप पहुंच जाओगे कहाँ, F0, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे, जिस टाइम पे आपको दिखेगा कि मैक्सिमम एनर्जी फ्लो हो रहा है इन द सर्किट, मैक्सिमम एनर्जी फ्लो हो रहा है इन द सर्किट एट अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी F0। तो इस फ्रीक्वेंसी को लिखा जाता है, अभी अभी हमने डिफाइन भी किया है, 1/2 पाई रूट LC, और इसे कहते हैं हम क्या, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ओके, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम बात करते हैं, ये जो कार्यक्रम हमने कर दिया है यहाँ कंप्लीट, सारे पॉइंट्स लिखते चलेंगे। कितने पॉइंट हो गए, 2, तीसरा पॉइंट ये है, थर्ड पॉइंट। ओके, ओके, नाउ इफ आई ड्रॉ द इम्पीडेंस फेजर, इम्पीडेंस के फेजर में ड्रॉ करूं तो इम्पीडेंस के फेजर को मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, क्या करूंगा, R और ये XL और XC, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू एट रेजोनेंस इक्वल हो चुकी है। तो एट रेजोनेंस क्या है कि ये वाला फेजर जब आप ड्रॉ करोगे तो ये रहा R, और इसी डायरेक्शन R C, this is R and this is nothing but the J, because XC and XL has cancelled both of them। तो यहाँ से आप अगर पावर फैक्टर डिफाइन करते हो, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस, ये जितने पॉइंट चल रहे हैं सारे के सारे रेजोनेंस के ही पॉइंट है। पावर फैक्टर क्या होता है, आपको याद हो, कॉस अल्फा को पावर फैक्टर बोलते हो आप, दैट इज R अपॉन जेड। R अपॉन जेड करोगे तो R और Z दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे पावर फैक्टर एट रेजोनेंस होता है कितना, 1। पावर फैक्टर की वैल्यू एट रेजोनेंस कितनी हो जाती है, 1। तो पावर क्या लिखोगे, पावर एट रेजोनेंस you will have to write P equals to VRMS into IRMS, because the cos alpha has become 1, or you can write what, VRMS square upon R, because IRMS can be written as VRMS by R, and then you can write what, the current IRMS square times R। सो ये पावर के रिलेशंस हो जाएंगे। मैं वैसे ही लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि मैं बार बार इन चीजों को लिखूं। यहाँ इस पावर के कैलकुलेशन के बाद यहाँ पे क्या आता है, ये देखना, इसमें इतनी चीजें है ना कहने को मतलब, बट फिर वो रिसर्च लेवल की बातें हो जाएंगी, आपको कोई मतलब है नहीं। देखो, एक होता है रेजोनेंस कर्व, एक टर्म होता है जिसको कहते हैं रेजोनेंस कर्व। दिस इज द पॉइंट। रेजोनेंस कर्व क्या होता है, जब भी आप करंट, मतलब दो एनर्जी स्टोरिंग एलिमेंट में करंट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाओगे, इसको कहते हैं हम रेजोनेंस कर्व। और यहाँ पर जो कर्व बनेगा इस RLC सर्किट के लिए, ये बन जाएगा इस तरीके से, ये फ्रीक्वेंसी F, ये करंट I, और जब आप इसको ड्रॉ करोगे, थोड़ा सा और ठीक लेना होगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। इस तरीके से, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास रेजोनेंस कर्व। और ये करंट कौन सा करंट होगा, when the frequency you have made equals to F0, that is resonant frequency,
और ये होगा आपके पास आई मैक्स, दिस इज कॉल्ड आई मैक्स। ऐसा कर्व बनता है रेजोनेंस का। इसके बाद एक टर्म डिफाइन होता है जिसको कि आप बोलते हो बैंडविड्थ। तो बैंडविड्थ क्या होता है कि स्पेसिफिकेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी है जो कि स्टैंडर्ड तरीके से कितने रेंज तक एक्सेप्ट करी जानी चाहिए ये डिसाइड। इसको ये वैल्यू जब मैक्सिमम से √1/√2 टाइम्स हो जाए तो इसके कोरिस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है f1 और f2, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है f1 और f2। तो ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज है फॉर द करंट बिकमिंग 70% ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ओके। 1/√2 को आप क्या लिख सकते हैं, 0.707 टाइम्स आई मैक्स। तो f1 से f2 का जो डिस्टेंस है फ्रीक्वेंसी का, इसे आप कहते हो क्या, दिस इज कॉल्ड व्हाट, बैंड। ये हो गया रेजोनेंस कर्व और इसे कहते हैं हम बैंडविड्थ, ओके। आई विल ड्रॉ रेजोनेंस कर्व अगेन टू शो मोर थिंग। सबसे पहले मैं दो चीजें लिख देता हूँ। एफ नॉट तो क्या आ गया आपके पास, व्हाट इज एफ नॉट, 1/2π√LC। एंड व्हाट विल बी द बैंडविड्थ, ये मैं लिख देता हूँ आपको, आप इसको याद रखना। दिस इज R/2πL, दिस इज R/2πL। इसका मतलब अगर हम रेजोनेंस कर्व को देखें, इस कर्व को थोड़ा मैं नए पेज में ही बनाऊंगा। If I see the resonance curve, frequency and current कर्व बना देते हैं। थोड़ा सा पीक अच्छे से बनाना। This is what the frequency corresponding to the maximum value of current, ये कहलाता है क्या, रेजोनेंस कर्व। फिर इसमें हम बैंडविड्थ डिफाइन करते हैं। बैंडविड्थ डिफाइन क्या करते हैं कि मैक्सिमम करंट से √2 टाइम्स कम वैल्यू। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या है, f1, और ये फ्रीक्वेंसी है f2, और इसको कहा गया क्या, बैंडविड्थ। अगर ये बैंडविड्थ है तो ये f1 को क्या लिखोगे, यहाँ देख लो f1 को क्या लिखोगे, f0 से कम है ये कितना, तो बैंडविड्थ का आधा, बैंडविड्थ R/2πL है तो ये क्या हो जाएगा, R/4πL। और f2 क्या लिखोगे, f0 से R/2πL, R/4πL ज्यादा, है ना। तभी आप f1 माइनस f2 करोगे तो आपको ये बैंडविड्थ कितनी मिलेगी, R/2π। ये है आपका और एनालिसिस। बैंडविड्थ आप याद रखना, यूनिट कैसे है, f0 is 1/2π√LC, ओके। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशंस, ये सारे रिलेशन काफी ही महत्वपूर्ण है, ओके। इसके बाद जो डब्बे बना रहा हूँ ये याद रखना है, ठीक है। अभी इस रेजोनेंस कर्व को अगर आप देखो एक बार और, करंट एंड फ्रीक्वेंसी, तो कर्व कैसा बन जाएगा, ऐसा पीक, एक सिंगल पीक शो करना आप, नो व्हाट इज हैपनिंग टू मी,
भोंदू सा बन गया ये। और ये फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ नॉट। चलो मैं 1 सेकंड का मुझे समय दीजिए।